हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है, इसके अलावा मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो GS 1 में सोसाइटी में हम देखने वाले हैं जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। इसके अलावा GS 2 में हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में I2U2 के बारे में। गवर्नेंस में देखने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट्स टू बी स्टोर्ड ऑन डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर के बारे में देखेंगे। पॉलिटी में हम देखेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर एक आर्टिकल आया, एडिटोरियल है कि प्रेसिडेंट किस तरह से रबर स्टैम्प नहीं होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। एंड GS 3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में इंडिया अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट 9 years बिफोर, तो 9 साल पहले ही हमने एनर्जी टारगेट जो हमको 2030 तक अचीव करना था वो हम अचीव कर चुके हैं 9 साल पहले ही। इसके अलावा GS 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आज थोड़ा सा आपको मुझसे मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जो टैब होता है वो नहीं है, तो आज आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन ओनली विद द हेल्प ऑफ माई माउस। ओके, तो थोड़ा सा इसका इशू रहेगा। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल से। इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जेंडर गैप इंडेक्स, ये सबसे पहले नाम से क्लियर है कि जेंडर गैप इंडेक्स में आप क्या देखने वाले हो। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से विमेन और मेन, ये इनके बीच में किस तरह से डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं हर अलग अलग कंट्री में। ओके, और यहाँ पे दूसरी चीज ये कि जेंडर गैप इंडेक्स की जब भी बात आएगी तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इंडेक्स निकालता कौन है। तो याद रखना कि ये इंडेक्स निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये इंडेक्स निकालती है। और इस बार लगभग 146 कंट्रीज को इस इंडेक्स के अंदर रैंकिंग मिली है, जिसमें इंडिया की रैंक 135 रही है। अब याद रखना इस साल यानी कि 2022 का जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक 135 रही है आउट ऑफ 146। लास्ट ईयर की बात कर लें, 2021 की बात करें तो 2021 में 156 नेशंस को इसकी रैंकिंग मिली थी और इसमें से 156 में से 140 कंट्रीज, जो हमारी इंडिया थी, इसको 140th कंट्री का रैंक मिला था। ओके, तो 156 में से 140th रैंक मिली थी इंडिया को पिछली बार। इस बार 146 में से 135 रैंक मिली है इंडिया को। ओके, अच्छा, इसमें याद रखना कि सबसे खराब जो हमने जिस पैरामीटर पे काम किया है, सबसे बुरा हमने जिसमें परफॉर्म किया है वो है हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे जो फीमेल हैं उनके हेल्थ एंड सर्वाइवल के ऊपर हम प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इसीलिए हमारा जो इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स, ये हमें वर्स्ट परफॉर्मर का दर्जा देता है अंडर हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो इंडेक्स है बेसिकली आपको बताएगा कि इंडिया में विमेन की हालत या फिर अलग अलग जेंडर्स के हिसाब से हमारी जो विमेन है कंपैरेटिवली उनकी हालत कैसी है। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में हमारी रैंक आई है 135। इसमें देखो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब देखो इकोनॉमिक पैरामीटर भी है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में विमेन की रैंक कौन सी है, तो इकोनॉमिकली हम 143rd रैंक पे हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट में आप देखोगे तो हम 107 पे हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल में देखोगे तो 146 है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 48। ये सब चीजें हमको दिखाती है कि हमारे देश में विमेन जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका काफी अच्छा है, इसीलिए हमारी रैंक अच्छी आई है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, उसमें हमारा जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको और काम करने की जरूरत है रिगार्डिंग द विमेन। ओके, एजुकेशन में भी हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी रैंक जो है कंपेरेटिवली बेटर है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये समझना कि ये जो इंडेक्स है जेंडर गैप इंडेक्स, वो ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमें कितने साल लगेंगे ये पूरी जो जेंडर गैप है इसको क्लोज करने में। यानी कि जो मेन एंड वुमेन के बीच में जो गैप है, ठीक है, हर तरह से, जो भी राइट्स की बात कर लो, प्रिविलेजेस की बात कर लो, पार्टिसिपेशन की बात कर लो, हर मैटर में, हर पैरामीटर पे यहाँ पे जेंडर्स के बीच में जो गैप है उसको क्लोज होने में कितना टाइम लगेगा। तो आज का जो इंडेक्स है जेंडर गैप इंडेक्स 2022 वाला जो इंडेक्स है, ये बोलता है कि इस जेंडर गैप को खत्म होने में 132 ईयर्स अभी और लगेंगे। ओके, 132 ईयर्स अभी और लगेंगे। और ये जो जेंडर गैप है अभी तक सिर्फ 68% क्लोज हुई है, तो अभी हमारा एक बहुत बड़ा चंक है जो हमें क्लोज करना है। लगभग 32% गैप अभी भी है और इसको कंप्लीटली क्लोज
करने में हमें 132 ईयर्स लगेंगे, तब हम कह पाएंगे कि मेन आर इक्वल टू वुमेन हियर। ओके। अच्छा, इंडिया जो है, इंडिया ने अपने आसपास के देशों से बुरा परफॉर्म भी किया है। जैसे आप देखोगे नेपाल की रैंक, बांग्लादेश की रैंक, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, इन सब की रैंक हमसे बेटर है। हमसे पीछे सिर्फ देखो कौन कौन है, सब जो हमारा एशिया है उसमें ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज ही हैं जो हमसे पीछे हैं, बाकी सब हमसे आगे ही हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से सब इंडेक्सेस हैं, मैंने आपको दिखाया, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है और पॉलिटिकल है। ओके। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं, इस पे इंडिया को और बाकी सभी कंट्रीज को देखा गया है कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है अलग अलग इंडेक्स पे। बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है जो जेंडर गैप इंडेक्स निकालती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए। तो पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज तो ये समझना है। दूसरी चीज, 1971 में बनी थी एज अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके। याद रखना, ये यूएन की बॉडी नहीं है, यूएन की बॉडी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इम्पार्शियल है और किसी भी स्पेशल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है। तो मेनली यहाँ पे होता क्या है, इस फोरम में पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए काम किया जाता है और किसी भी बड़ी बॉडी के अंतर्गत ये नहीं आती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारी यहाँ पे रिपोर्ट्स निकालती है, और यूपीएससी के फेवरेट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट। ओके। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गई। ये सारी रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो आपको जरा इस पे नजर अच्छे से मारनी है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके। आगे बात कर लेते हैं I2U2 की। तो ये I2U2 न्यूज में क्यों है, देखो ये नाम देख के आपको लगेगा कोई नॉर्मल सी कोई किड्स से रिलेटेड बात हो रही है। I2U2 यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना। अब इसकी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, उन्होंने I2U2 को क्वाड से कंपेयर किया है। ठीक है। इन्होंने बोला है जैसे हमने क्वाड बनाई है ना, क्वाड क्या है, क्वाड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे जो एनएसए है यूएस के, वो कह रहे हैं कि जैसे क्वाड है ना, वैसे ही I2U2 है। ये I2U2 में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, एक साइड पे तो है इंडिया, ठीक है, दूसरा है इजराइल। ओके। दूसरा है इजराइल। ओके। उसके बाद इसके अलावा है एक यूएस, और उसके अलावा है यूएई। ओके। तो यहाँ पे आई 2 बार आ रहा है ना, ये I2, और यहाँ पे 2 बार यू आ रहा है तो U2। ओके। I2U2 यही है। ओके। तो I2U2 एक ग्रुप है जिसमें यूएस, इजराइल, यूएई और इंडिया है, और ये एक वेस्ट एशियन रीजन के लिए क्वाड जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, ये कहा है यूएस के एनएसए ने। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया था, यहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनसे ये पूछा गया था कि आप हर चीज में, अपनी हर पॉलिसी में, यूएस वाले जो है अपनी हर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को क्यों इन्वॉल्व करते हैं। उसके जवाब में यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा कि देखो, जैसे इंडिया, हमने इंडिया को शामिल किया इंडो पैसिफिक में आई क्वाड के अंदर, ठीक है, वैसे ही हम वेस्ट एशिया में भी इंडिया को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, और यहाँ पे I2U2 जो है ना, ये वेस्ट एशियन क्वाड की तरह बिहेव कर सकता है। ओके। अब यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि इंडिया जो है स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यूएस। क्यों, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट था, वहां पे इंडिया का काफी अच्छा होल्ड है, और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी इंडिया के काफी अच्छे रिलेशनशिप है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है गल्फ कंट्रीज के साथ, इसीलिए हमने इंडिया को भी शामिल किया है इसमें। ओके। तो इंडिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो साथ में आएंगी अंडर I2U2, और इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर साथ में काम हो सकेगा। ओके। तो यहाँ पे ये पूरी बात की गई है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी बोली गई है कि इंडिया अभी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए, क्योंकि इंडिया जो है ना वो डिसाइड करेगा आगे आने वाले टाइम को। जैसे कि अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन रही है कि एक साइड है रशिया, एक साइड है यूएस। इंडिया जो है अभी रशिया की तरफ इंक्लाइंड इसलिए दिख रहा है क्योंकि रशिया से हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हम ऐसा नहीं कि यूएस के अगेंस्ट हैं, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं। तो यूएस का कहना यह है कि जो इंडिया है उनके लिए इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया जो है वन ऑफ द कंज्यूमिंग कंट्रीज है ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम रशिया। इसीलिए रशिया के इस मैटर में, जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, इसीलिए इंडिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इस बात को, इंडिया को समझाया जा सके यूएस के द्वारा। ओके। तो बेसिकली
क्लियर भाषा में बोलूँ तो यूएस यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि इंडिया रशिया से हर तरह का जो ट्रेड है वो रोक दे। ओके, तो लेकिन इंडिया तो अभी नहीं रोक रहा क्योंकि इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट है। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं आई टू यू टू की। अब ये आई टू यू टू क्या है? चार जो देश हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल, इंडिया, यूएई और यूएस। ठीक है, अक्टूबर 2021 में बनी। अब देखो, आप सोचोगे कि क्या बड़ी बात है, बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, लेकिन बड़ी बात तो है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि आप देखोगे जो गल्फ कंट्रीज है ना, गल्फ कंट्रीज में एक इशू रहा है। गल्फ कंट्रीज जो है इसमें रिलीजन का, आइडियोलॉजी का इशू रहा है। एक साइड रहा है इसराइल, ठीक है, और दूसरी साइड रहा है अरब वर्ल्ड। ओके, एक साइड रहा है इसराइल जो कि ज्यूइश है, और एक साइड रहा है अरब वर्ल्ड जो कि मुस्लिम है, इस्लामिक है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमेशा टसल चलती रही है। अब ये अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे यूएई, और यहाँ पे इसराइल को तो इसराइल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के बीच में चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं, और इस चीजों की ठीक होने की शुरुआत हुई थी अब्राहम अकॉर्ड से। अब्राहम अकॉर्ड से इसराइल और यूएई ने अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात शुरू की है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो इश्यूज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज थे, इनको रिजॉल्व करना इसराइल और यूएई ने शुरू किया वाया दिस अब्राहम अकॉर्ड्स। तो अब्राहम अकॉर्ड्स इसीलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले तक इसराइल और यूएई कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। यूएई जो था अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता था, इसराइल जो है वो ज्यूइश वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता था। आपस में बहुत कट्टरता थी क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है आज भी फलस्तीन के कॉज के लिए खड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आई टू यू टू है, इंटरनेशनल फोरम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। ओके, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पहले इसका नाम ये था, बाद में कुछ लोग इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलने लगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका नाम आई टू यू टू आप याद रख सकते हो। ओके, अब देखो ये जो आई टू यू टू है, मैंने बताया कि किस किस कंट्री से मिलकर बना है। यहाँ पे आई टू जो है इंडिया इसराइल के लिए है, और यू टू जो है ये यूएई और यूएस के लिए है। अब समझना कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है आई टू यू टू की। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गए हैं, अभी तक क्या होता था कि इंडिया फंस जाता था। ठीक है, इंडिया किस तरह से फंस जाता था कि मान लो आप यहाँ पे एक पर्सन हो, ठीक है, और आपके दो दोस्त हैं। ठीक है, आपके दो दोस्त हैं, रामू और शामू। ठीक है, रामू और शामू आपके दो दोस्त हैं, और आप दोनों के लिए ही इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल जो गुड विल है वो रखते हो। लेकिन रामू और शामू आपस में बड़े दुश्मन हैं। तो इन दोनों की दुश्मनी में कई बार आप पिसा जाते हो, आपको समझ नहीं आता आप किसकी साइड लिए जाए। ठीक है, रामू और शामू झगड़ लेंगे, रामू आपको बोलेगा आप हमारी साइड आओ, शामू आपको बोलेगा आप हमारी साइड आओ। तो ऐसे में इंडिया बहुत पिसता था। लेकिन जब से अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं, तब से इसराइल और यूएई ने झगड़ना बंद कर दिया है, और इंडिया के लिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को संभालना थोड़ा ईजी हो गया है। इंडिया को किसी के साथ भी अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड साइन हो चुके हैं। इसके अलावा मार्केट का भी बेनिफिट है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और सिर्फ मार्केट ही नहीं, इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, तो इसीलिए भी इंडिया को इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा जियो इकोनॉमिकली और जियो पॉलिटिकली आप देखो तो बहुत सारे अलायंसेज में इंडिया शामिल हो रहा है। ऐसे ही जब ये पॉलिटिकल अलायंसेज, सोशल अलायंसेज, इकोनॉमिक अलायंसेज बनते हैं, उससे भी इंडिया को फायदा होता है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की हमने बात की हुई है, जैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी की कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। आई टू यू टू जो बनेगा ये मेनली कहाँ बन रहा है? वेस्ट एशिया के पास। और वेस्ट एशिया में मैरिटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में काफी पायरेसी वगैरह भी होती है, तो इश्यूज बहुत है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। उसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे यूजिंग दिस आई टू यू टू प्लेटफॉर्म। देन टेक्नोलॉजिकल हब्स हैं, चारों की चारों कंट्री टेक्नोलॉजिकल हब है, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी को लेकर देख लो, या वाटर को कंजर्व करने की टेक्नोलॉजी हो गई, इरिगेशन की टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें ये सारी कंट्रीज बहुत महारथी हैं। ठीक है, तो इससे हमें इंडिया को भी फायदा मिलेगा। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत इरिगेशन का खपत होती है। ठीक है, तो इसराइल से हम इनसे वाटर टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, किस तरह से ये इरिगेशन देते हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और फूड सिक्योरिटी का भी इशू है। अगर इसराइल से और यूएई से हम एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, इनके टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारे देश में भी फूड सिक्योरिटी का इशू फिर नहीं होगा। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है, इंडिया हैज अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट 9 years बिफोर द डेडलाइन। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया ने डेडलाइन से 9 साल पहले ही अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। पहले इसका बैकग्राउंड समझाती हूँ। देखो, एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनएफसीसी। ठीक है, यूएन की बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, और हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ मीटिंग्स रखती है। इस मीटिंग को कहा जाता है कॉप। ठीक है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ
पार्टीज, ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये मीटिंग्स को कहा जाता है जहां पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। अब इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी जिसको बोलते हैं COP 21, ओके। और ये COP 21 हुई थी कहाँ पे? पेरिस में हुई थी, ठीक है। पेरिस में ये COP 21 हुई थी, और इस पेरिस में जो ये COP 21 हुई थी, कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ओके। तो यहाँ पे पेरिस में जो COP 21 हुई, यहाँ पे सभी ने एक प्लेज ली, सभी कंट्रीज ने एक प्लेज ली कि जितना भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितना भी क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसको हमको 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। यानी कि पेरिस पैक्ट में ये कहा गया कि बाय 2100, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, हमको क्या करना है? हमको जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है, और कोशिश ये करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रोक दें। अब ऐसे में हर कंट्री को कुछ ना कुछ एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। वैसे इंडिया ने भी अपने एफर्ट्स के बारे में बात करी, और इंडिया ने बोला कि हम कुछ यहाँ पे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस पहले से ही कमिट कर देते हैं, जिनको कहा जा रहा था INDC, ठीक है। INDC इसका नाम दिया गया। ये INDC क्या थी? ये था इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इंडिया ने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए। जैसे एक टारगेट इंडिया ने सेट किया कि हमारा जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है, इसको हम कम करेंगे बाय 33 to 35%। तो 2030 तक हम अपने कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम कर लेंगे, पहली चीज तो ये बोली गई। दूसरी चीज ये बोली गई कि इंडिया को ज्यादा इफिशिएंट क्लीनर टेक्नोलॉजीज हम दिलवाएंगे। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम एमिशन को कम करेंगे, एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे, रिजीलियंट क्लाइमेट रिजीलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। इसके अलावा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी बनाई जाएगी, यानी कि ऐसी पॉलिसी जिसमें हम जीरो डिफेक्टेड पीसेज यहाँ पे जनरेट करें। ई वेस्ट को कम करने की बेसिकली बात की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई वो ये है कि 2030 तक हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होगी, वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल से होगी, ठीक है। तो 2030 तक हमको ये अचीव करना था कि 40% हमारी जो एनर्जी जनरेट हो वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हो। अब इसी में 175 गीगावाट हमको बनानी थी एनर्जी, जो हमको बनानी थी रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमको 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी। इसके अलावा हमको हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना था। इसके अलावा देखो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को भी हमको बढ़ाना था, और यहाँ पे कार्बन सिंक, एडिशनल कार्बन सिंक डेवलप करना था। साथ में ग्रीन इंडिया मिशन हमको डेवलप करना था, ग्रीन इंडिया मिशन का इम्प्लीमेंटेशन करना था, और एक अफॉरेस्टेशन को लेकर भी कुछ हमारे कमिटमेंट थे। अब यहाँ पे आप याद रखना कि सबसे बड़ा कमिटमेंट हमारा ये वाला था, सेकंड वाला, कि हमारी जितनी भी एनर्जी कैपेसिटी, मान लो हमारे देश में हमको 100 गीगावाट की कैपेसिटी की जरूरत है, तो उसमें से 40 गीगावाट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाय द रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इसका टारगेट था 2030। 2030 तक हमको ये टारगेट पूरा करना था। अब इसी को हमने अचीव कर लिया है, कब तक? 2021 तक, यानी कि 2021 में ही हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। और ये टारगेट में हमने क्या अचीव किया है? हमको हमारा टारगेट था कि 2030 तक हमको 40% अपनी जो एनर्जी कैपेसिटी है उसको डिराइव करना है फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। यही हमारा टारगेट था पेरिस पैक्ट में, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया? 2021 तक सिर्फ 40% नहीं, 41% जो हमारी टोटल एनर्जी कैपेसिटी है उसका 41% हमने रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू डिराइव किया है। यानी कि 402 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में जनरेट होती है, इसमें से 162 गीगावाट जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होती है, ओके। और ये टारगेट हमने पहले ही 9 साल पहले 2030 तक करना था, 2021 में ही हमने ये अचीव कर लिया है, ओके। इसके अलावा बात की गई है ग्लासगो की। ग्लासगो जो है ये क्या है? यहाँ पे आगे COP 26 यहाँ पे रखा गया था। COP 26 यानी कि UNFCCC की 26th मीटिंग ग्लासगो में हुई, और उसमें हमारे मोदी जी इस टारगेट को बढ़ा के आए हैं, ठीक है। तो अभी हमने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, और हमने बोला है कि अभी हमने 40% की बात की थी कि 40% हमको अपनी एनर्जी जनरेट करनी है रिन्यूएबल एनर्जी से। अब हमने बात की है कि 50% हम करेंगे अपनी एनर्जी जनरेट बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2030, ठीक है। तो हमने ये टारगेट्स अब अपग्रेड कर दिए हैं, और हमने जो टारगेट अपने लिए पहले अचीव किया था उसको 9 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया है। ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। अब देखो मैं नए टारगेट्स की बात कर लेती हूँ। तो ये 5 नए टारगेट्स हमारे लिए सेट हुए। वो जो थे वो पेरिस पैक्ट के दौरान 2015 में साइन हुए थे। ये वाले जो हैं ये 2021 के टारगेट्स हैं, ठीक है।
और 2021 में कॉप 26 हुई थी, ठीक है। कॉप 26 यानी कि यूएनएफसीसी की 26th मीटिंग हुई थी। कॉप 26 में जो ग्लासगो में हुई थी, यहाँ पे हमने कुछ 5 टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं जिनको बोला जा रहा है पंचामृत, ठीक है। तो इंडिया पंचामृत या इंडिया के 5 बड़े गोल्स कौन कौन से हैं? तो 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन अचीव करना है, यानी कि हमारा कार्बन एमिशन जीरो हो जाना चाहिए बाय 2070। 2030 तक हमको अपना टोटल कार्बन एमिशन की जो इंटेंसिटी है वो कम करनी है बाय 1 बिलियन टन्स। इसके अलावा 2030 तक हमको अपनी जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 50% हिस्सा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। 2030 तक हमको अपनी कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है बाय 45%। और 2030 तक हमारा जो 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट हो जानी चाहिए, जो कि नॉन फॉसिल एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। ये समझ में आना चाहिए आपको कि एक तो 50% हमको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से कंप्लीट करनी है, और 500 गीगावाट कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास एनर्जी कैपेसिटी, कहाँ से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल्स से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पंचामृत टारगेट के बारे में याद रखना है, और ये याद रखना है कि पेरिस पैक्ट में जो हमने कमिटमेंट करी थी उसको हमने 9 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, पोस्ट 2015 बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑन डिजी लॉकर। तो देखो न्यूज ये है कि 2015 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है, जिसका भी बर्थ 2015 के बाद हुआ है, अगस्त 2015 के बाद, उन सभी के बर्थ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सीधे आपको डिजी लॉकर में मिल जाएंगे। तो अभी तक क्या होता था कि हम यहाँ पे सीआरएस पोर्टल के थ्रू अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स अक्वायर करते थे। ये सीआरएस पोर्टल क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है ये, और यहाँ पे डिजी लॉकर के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब देखो डिजी लॉकर क्या है, सबसे पहले तो ये चीज समझो, उसके बाद इस न्यूज को समझते हैं। तो देखो डिजी लॉकर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मीटी का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है डिजी लॉकर, जो डिजी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। अब डिजी लॉकर क्या होगा? जैसे बैंक में जाते हो, बैंक में आपको लॉकर्स मिलते हैं ना, जहाँ पे आप अपने चीजें रखते हो, डॉक्यूमेंट्स रखते हो, गोल्ड रखते हो, जो भी रखना है, ठीक है। तो बैंक्स में आपको ये लॉकर्स मिलते हैं। वैसे ही डिजिटल स्पेस में आपको ये लॉकर्स मिल सकते हैं जिनको डिजी लॉकर कहा जाएगा। आपके जितने भी गवर्नमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्टोर करने की ये आपको जगह मिलती है। जैसे आप गूगल ड्रॉप बॉक्स में करते हो ना स्टोर, या फिर वन ड्राइव में स्टोर करते होगे आप, तो ये सब जगहों पे आप स्टोर करते हो। वैसे ही डिजी लॉकर एक जगह है जहाँ पे आप प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ, सेफ्टी के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। और यहीं पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, और इसमें गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है यूजिंग डिजी लॉकर, ओके। इनको आप सीधे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो इन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स को सीधे यहाँ से यूज कर सकता है, चाहे फिर वो पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट्स हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, ठीक है। और ये लॉकर को वो इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू जिन्होंने इसके लिए रजिस्टर किया है, ओके। इसमें गूगल और ड्रॉपबॉक्स जैसी जो कंपनीज हैं वो रेडी हो गई हैं स्टोरेज स्पेस देने के लिए। इसके अलावा डिजी लॉकर से आप यहाँ पे एक लिंक भी जनरेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हो, ओके। तो ये डिजी लॉकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जो डिजिटल लॉकर है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है, और सर्टिफिकेट्स आपको डायरेक्टली डिजी लॉकर में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके पहले सीआरएस सिस्टम चलता था, आज भी चलता है। ये क्या है? ये है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ करता था बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो जितने भी आपके बर्थ रजिस्ट्रेशन या डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आप सीआरएस प्लॉट जो पोर्टल है उस पर जाते थे, और इसको हैंडल करते थे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही सीआरएस पोर्टल आता था। अभी जो डिजी लॉकर है ये आता है मीटी के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। इसके अलावा डिजी लॉकर काम कैसे करेगा? तो देखो डिजी लॉकर को अगर आपको काम करवाना है तो आपको इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। इसके लिए आपका आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। यहाँ पे आपके पास एक कैप्चा कोड आएगा जिसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा अपने नंबर पे, अपने ईमेल आईडी पे। इस ओटीपी के थ्रू आप अपना साइन अप कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, ओके। तो आप लोग भी ट्राई जरूर करना डिजी लॉकर को यूज करने का। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है, द प्रेसिडेंट इज नॉट नियर अ रबर स्टैम्प। तो प्रेसिडेंट जो है वो रबर स्टैम्प नहीं है, ये चीज कहता है ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल। तो बेसिकली यहाँ पे बताया क्या गया है? देखो इसमें बताया गया है कि अभी जुलाई 18 को हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इनकी ओथ भी होगी, ओके। तो प्रॉपर 25 जुलाई तक यहाँ पे इनका स्वॉन इन सेरेमनी हो चुकी होगी।
अब ये है अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सरसाइज होने के बाद भी प्रेसिडेंट जो है इनको इलेक्ट किया जाता है। एक बार इलेक्शन के टाइम पे बस इसका हो हल्ला होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट दिखते ही नहीं है 5 साल तक। तो क्या ये चीज को हम ऐसा माने कि प्रेसिडेंट सिर्फ रबर स्टैंप है? यहाँ पे ऑथर जो है वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कैसा प्रेसिडेंट होना चाहिए। इसके पहले हम ये देखें, उसके पहले हमको ये देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या चीजें कही है। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए। हमारे देश में इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत बड़ी यहाँ पे पोस्ट है प्रेसिडेंट की, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। और दूसरा, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत सारी है नहीं प्रेसिडेंट के पास, तो इतना खर्चा क्यों करना, ये सोच के इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। लेकिन यहाँ पे केटी शाह जैसे कुछ प्रोफेसर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उनका कहना था कि यहाँ पे इलेक्शन डायरेक्ट होने चाहिए, सो दैट लोग अपना जो प्रेसिडेंट है उसको खुद चुन सकें। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ एक फिगर हेड होते हैं, इन इसके लिए इतना बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। आर्टिकल 53 बोलता है कि जितनी भी यूनियन के साइड से जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिखे लिए जाएंगे। तो अगर प्रेसिडेंट के नाम पे ही ये सब चीजें होनी है, तो प्रेसिडेंट क्यों कोई पावर्स एक्सरसाइज नहीं करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर? प्रेसिडेंट अगर चाहे, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट उसको बोलता है, प्रेसिडेंट को बोले कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये डिसीजन हमने लिया है, तो प्रेसिडेंट उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे, अपने ओपिनियंस के हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करे, और फाइनली बताए कि क्या उसके हिसाब से, उनके हिसाब से क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है। अगर उनको ये डिसीजन नहीं जमता है, तो वो कैबिनेट को इसके बारे में फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको फिर से रिकंसिडर करने का बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज यहाँ पे प्रेसिडेंट को करनी चाहिए, खुद से इन चीजों को एनालाइज प्रेसिडेंट को करना चाहिए, ये चीज ऑथर कहते हैं। दूसरी चीज, आर्टिकल 54 भी ये बताती है कि प्रेसिडेंट जो है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टोरल मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो चीजें हैं, याद रखना। पहली चीज तो क्योंकि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और सिर्फ पार्लियामेंट के नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे वोट की जो वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे हर एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू होगी डिफरेंट। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हर स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो भी डिफरेंट है। तो आज की डेट में देखोगे कि यूपी की पॉपुलेशन क्योंकि सबसे ज्यादा है, तो यूपी के एमएलए की जो वैल्यू है वो भी अच्छी है, ठीक है, वोट की वैल्यू भी अच्छी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझना ये है कि पॉपुलेशन से सीधा कनेक्शन है प्रेसिडेंट का, ठीक है, कि हमारी जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो बोलेगी वही होगा। ओके, तो एक तरह से पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा, उसके वोट की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन से हम हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होता है, पॉपुलेशन की रजामंदी के बेसिस पे ही होता है, हालांकि इनडायरेक्टली होता है। ओके, दूसरी चीज हमने देखी कि प्रेसिडेंट चाहे तो यहाँ पे कैबिनेट को बोल सकता है कि आप अपना जो प्रपोजल लेकर आए हो उसको या तो चेंज करो या तो इसको रिकंसिडर करो, ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास बस इतनी पावर है कि वो उनको रिकंसिडर करने को बोल सकता है। अगर फिर से कैबिनेट वही प्रपोजल वापस लेकर आती है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड है चीजों को फॉरवर्ड बढ़ाने के या अप्रूव करने के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक्सपेक्ट करता है प्रेसिडेंट से कि प्रेसिडेंट जो है वो विजिलेंट रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, चीजों को अपनी नजर से भी देखें, अपनी नजर से भी तोलें, अपनी ओपिनियंस के बेसिस पे भी तोलें। ओके, तीसरी चीज है ओथ की। तो देखो जो ओथ होती है प्रेसिडेंट की, वो यहाँ पे बताती है कि जो प्रेसिडेंट है सिर्फ रबर हेड नहीं होते। प्रेसिडेंट की दो ओथ होती हैं। पहली तो होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और दूसरी ये कि पीपल ऑफ इंडिया की वेलबींग के लिए, सर्विस के लिए अपने आप को पूरा डिवोट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूनियन जो गवर्नमेंट होती है या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। जैसे कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करते हो, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा डिसीजन लिया गया था। तो इस तरह के कई बार डिसीजंस होते हैं जो एग्जीक्यूटिव लेती है। ऐसे में प्रेसिडेंट के यहाँ ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात करें, प्रेसिडेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करें। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना प्रेसिडेंट का धर्म है, प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पे हमारा ही एक इकलौता देश है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव को इतनी पावर्स दी गई हैं। ओके, अब एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कई बार हो सकता है कि लिबर्टी को क्रश कर दे लोगों की, या फिर लोगों के साथ ना जाए, लोगों के फ्रीडम्स को क्रश कर दे।
इस तरह के काम हो सकते हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट जो है उनको आगे आना चाहिए। जैसे हमारे हिस्ट्री में आप जाओगे तो राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। ये अपने इश्यूज को रखते थे, अपने ओपिनियंस को पूरी तरह से रखते थे और इनका भी इन्फ्लुएंस हुआ करता था हर डिसीजन के ऊपर, हर प्रपोजल के ऊपर। अगर ये डिसअग्री करते थे तो गवर्नमेंट को सीधा बोलते थे कि हम आपसे डिसअग्री करते हैं, और इनफैक्ट गवर्नमेंट को ये कन्विंस भी करते थे कि आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमें एक प्रेसिडेंट ऐसा चाहिए जो अपने ओपिनियंस रखे, अपने डिसीजंस रखे, अपनी पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल की जो वैल्यूज हैं उनसे अबाइड होता हुआ काम करे। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे ये समझो कि जो भी प्रेसिडेंट है वो, हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए अपने आप में, एक प्रेसिडेंट हो, ये नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्डर हो कोई। हमें कोई रबर स्टैम्प नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर प्रेसिडेंट चाहिए जो अपने डिसीजंस लेता हो, अपने ओपिनियंस रखता हो। ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी बोल रही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोल दिया बस वही सही। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किस तरह का प्रेसिडेंट हमें चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वाड के बारे में, इसका जो आंसर है उसको कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।